हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि हम आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहे थे, तो हमने 2015 और 2016 का पेपर करा दिया है। तो आप जाके वहाँ से पढ़िएगा। और आज हम 2014 का पेपर कराएंगे। ऐसे ही लेके हम आपको 2022 तक पूरा कंप्लीट पेपर करा देंगे। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जो आपका सी टेट है वो प्रीवियस ईयर को दोहराता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिया है तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। आप कम से कम 24-25 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से ही आप। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो हम फटाफट से देख लेंगे कि जैसा कि वीडियो में हम 30 मिनट में 30 क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संज्ञानात्मक विकास द्वारा समर्थित है। ऑप्शन ए है हमारा यथासंभव प्रासंगिक और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए परीक्षण आयोजित करना। ऑप्शन बी है पारंपरिक तरीकों को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियां प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी है समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन डी है सहयोग की तुलना में व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो आप सभी फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। तो जैसा हम डेली आपको कहते हैं कि आप पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और अपने को आका करिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना गलत किया है। और आपने जो क्वेश्चन गलत किया है उस पर टिक करके रखिए और उस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िए। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा। आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी समृद्ध एवं विविध वातावरण प्रदान करना। तो आइए देख लेते हैं, हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो क्या करता है कि समृद्ध और अलग अलग तरीके का हमें क्या करता है, वातावरण प्रदान करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, मानव विकास है। ए है मात्रात्मक, बी है गुणात्मक, सी है कुछ हद तक अचूक, डी है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो आप बताइएगा। इसमें देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा अभिवृद्धि, तो उसमें का है, तो आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को पुटअप करिएगा। आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से क्या है। मानव विकास क्या होता है, गुण में होता है कि मात्रा में होता है कि मात्रा और गुण दोनों में होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा कि हमारा जो मानव का विकास है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक होता है। जैसे वहां पे क्या है, अभिवृद्धि क्या होती है आपकी, ठीक है, आप हमें कमेंट बताइएगा कमेंट में कि अभिवृद्धि गुणात्मक होती है या मात्रात्मक होती है। और विकास देखिए अभी आपने पढ़ा होगा अभिवृद्धि और विकास में अंतर, यहाँ पे पढ़ा होगा हमने, वीडियो में पढ़ाया भी, आप वहां पर जाकर देखिएगा कि अभिवृद्धि में क्या अंतर है और विकास में क्या अंतर है। तो देखिए विकास जो होता है हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि प्रकृति पोषण बहुत से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकी और आनुवंशिकी और पर्यावरण से, व्यवहार और पर्यावरण से, सी है पर्यावरण और जीव विज्ञान से, डी है पर्यावरण और परवरिश, इसमें परवरिश दिया है, ये देख लीजिएगा, या परिवेश देख लीजिएगा। तो आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए कहीं भी आपको अगर प्रकृति और पोषण दे दिया है तो हाँ आपका ये जो प्रकृति होगा वो आनुवंशिकता और पर्यावरण से ही क्या होगा, संबंधित होगा। कहीं भी आपको प्रकृति पोषण दे दिया है तो मान लीजिए वहां पे आप आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है। देखिए ये निष्क्रिय एजेंसी पूछा है, ये कई बार आपको पूछ चुका है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है हेल्थ क्लब, बी है परिवार, सी है इको क्लब, डी है सार्वजनिक पुस्तकालय। आंसर दीजिएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं आंसर हमारा क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक पुस्तकालय। ये हमारा निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है, किसका, हमारे समाजीकरण का। जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय है उसमें हमारा कोई समाजीकरण नहीं होता है, ठीक है, तो ये निष्क्रिय एजेंसी है। और ये सारे जो है हेल्थ क्लब है, परिवार है, इको क्लब है, ये सारे क्या है, हमारे सक्रिय एजेंसी है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है। देखिए याद रखिएगा उपेक्षा पूछा है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है सांस्कृतिक, सी है जैविक, डी है भाषाई। या उपेक्षा पूछा है, मतलब कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, विकास का जो सिद्धांत है, उसमें से इन तीनों में, चारों में से कौन सा नहीं आता है। तो ये आंसर देखते हैं क्या होगा।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे जैविक। जैविक यहाँ पे हमारा नहीं आएगा, इसकी क्या की जाती है, उपेक्षा की जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा चरण तब शामिल होता है जब शिशु अपनी आंखों, कानों और हाथों से क्या करता है, थिंक करते हैं। मतलब थिंक मतलब सोचते हैं या विचारते हैं, मतलब चीजों को देखते हैं। तो वो कौन सा आपका चरण आएगा। जब बच्चा अपने आँख कान से हाथों से क्या करता है, सोचता है या चीज़ों को देखता है। तो पहला ऑप्शन है कि कंक्रीट परिचालन चरण, बी है पूर्व परिचालन चरण, सी है सेंसोरी मोटर अवस्था, डी है औपचारिक परिचालन चरण। यहाँ पे देखिए जब बच्चा आपका 0 से 5 वर्ष तक का, सॉरी 0 से 2 वर्ष तक का होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले हम आंसर देख लेते हैं फिर समझते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर मतलब कि ये जो सेंसरी मोटर होती है आपकी, एक तरीके से ये इसको हिंदी में हम कहेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा सेंसरी मोटर होता है, जैसे जो संवेदी गामक अवस्था होती है, बच्चा क्या करता है, आपको इशारों से काम करता है। अगर बच्चे में के पेट में दर्द हो रहा है तो बच्चा रोता है, मतलब या बच्चे के कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो वो क्या करता है कि अपने हाथ पांव चलाता है इधर उधर, इस टाइप की चीजें करता है, क्योंकि उस टाइम वो क्या करता है, बोल नहीं सकता है। ठीक है, न बोलने की वजह से वो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने हाथ नाक कान जो चीजें हैं उससे क्या करता है, सोचता है और आपको इशारा करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि रिया एक वर्ग पिकनिक स्थापित करने के बारे में ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार इस तरह के सहकर्मी असहमति को संदर्भित करती है। ऑप्शन ए है विषम नैतिकता, बी है संज्ञानात्मक परिपक्वता, सी है रिएक्शन, डी है सहयोग की नैतिकता। तो आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ये देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा, फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा सहयोग की नैतिकता। आइए देखते हैं सहयोग की नैतिकता हमारा कैसे होगा। ये रिया है, रिया क्या करती है, वर्ग पिकनिक क्या करती है, स्थापित करती है, लेकिन वो ऋषभ से सहमत नहीं होती है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। मतलब कि अब यहाँ पे क्या है कि अब जब वो ये सोचती है तो पियाजे के अनुसार इस तरह के सहकर्मी असहमति को संदर्भित करती है, तो उसमें क्या है, सहयोग की नैतिकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन साटनबर्ग की त्रिकोणीय थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का एक रूप है। ऑप्शन ए है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, बी है प्रायोगिक बुद्धि, सी है रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस, डी है गणितीय बुद्धिमत्ता। आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी फटाफट से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। मतलब जो हमारा साटनबर्ग की त्रिकोणीय थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, उसका एक रूप हमारा क्या है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने विकसित किया। तो जो आपका पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था किसने विकसित किया, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है डेविड विक्सलर, बी है अल्फ्रेड बिनेट दिया है यहाँ पे, बिने भी आप देख सकते हैं, सी है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे आपके जो मनोवैज्ञानिक है उनके पूरा पूरा नाम दिया है। जैसे हम स्पीयरमैन पढ़ते हैं, स्टर्नबर्ग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया है, उनके पूरे पूरे नाम दिए हैं। तो ये देखते हैं आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिनेट। मतलब ये इंटेलिजेंस टेस्ट किसने विकसित किया, मतलब बुद्धि का जो सिद्धांत था ये किसने दिया था, आपके अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि ध्वन्यात्मक जागरूकता से तात्पर्य क्षमता से है। ऑप्शन ए है ध्वनि संरचना को प्रतिबिंबित और हेर फेर करता है, बी है धारा प्रवाह और सटीक बोले, सी है जानना समझना और लिखना, डी है व्याकरण के नियमों में निपुण होना। आंसर बताएगा आप सभी क्या होगा फटाफट से। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा
कि ध्वनि संरचना को प्रतिबिंबित और हेरफेर करता है। जो हमारा ध्वन्यात्मक जागरूकता होता है उसका उससे तात्पर्य क्षमता से क्या है कि ये क्या करता है कि ध्वनि संरचना को प्रतिबिंबित और हेरफेर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक कक्षा में लिंग भेदभाव ए छात्रों को प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है, बी छात्रों के कम प्रयास या प्रदर्शन के कारण हो सकता है, सी पुरुष छात्रों के लिए कम प्रयास या प्रदर्शन हो सकता है, डी पुरुष शिक्षकों द्वारा उनकी महिला समकक्षों की तुलना में अधिक किया जाता है। आपको लिंग भेदभाव से पूछा है, जेंडर रूढ़िबद्धता। तो सभी फटाफट से बताइएगा क्या होगा आंसर। यहाँ पे हम देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं कैसे सही होगा कि एक कक्षा में लिंग भेदभाव छात्रों के कम प्रयास या प्रदर्शन के कारण हो सकता है। मतलब अगर जो छात्र हैं वो कम प्रयास कर रहे हैं या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लिंग का भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर एक लड़की है वो मैथ पढ़ रही है, ठीक है, एक लड़की है वो मैथ पढ़ रही है और वो प्रयास नहीं कर रही है मैथ पढ़ने का, तो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लिंग भेदभाव कर देते हैं कि लड़के मैथ में अच्छे हैं और लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है दृश्य, बी है एक्युरल, सी है तथ्यात्मक, डी है टैक्टिकल। आंसर बताइएगा आप सभी। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दृश्य। दृश्य क्या है हमारा कि ये क्या है कि सीखने की एक क्या है, शैली की क्या है, उदाहरण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं फटाफट से। तो पूछा है कि एक शिक्षक कक्षा के काम को इकट्ठा करता है और पढ़ता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है, वह कर रहा है। ऑप्शन ए है सीखने का आकलन, बी है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, सी है सीखने के लिए मूल्यांकन, डी है सीखने पर मूल्यांकन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये फंसाता भी है क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार सीखने के लिए, सीखने का आकलन, ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ये क्या करेगा, सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो शिक्षक हमारे हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा। 14 है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन के तहत काम करने वाले शिक्षक, ऑप्शन ए है अतिदेय हैं क्योंकि उन्हें सोमवार परीक्षणों के अलावा बार बार परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, बी को व्यक्तिगत छात्रों की प्रत्येक विषय में प्रोजेक्ट कार्य सौंपने की आवश्यकता है, सी अपने मूल्यों और दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर छात्रों की सूक्ष्मता से निरीक्षण करें, डी सिस्टम के लिए स्वामित्व की भावना महसूस करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब उत्तर समझ में आएगा आप सभी को। देखिए पूछा क्या है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन के तहत काम करने वाले शिक्षक, मतलब जो ये मूल्यांकन कर रहे हैं वो स्कूल आधारित मूल्यांकन के तहत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिस्टम के लिए स्वामित्व की भावना महसूस करता है। जब एक शिक्षक क्या करता है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन के तहत काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, सिस्टम के लिए स्वामित्व की भावना क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है ग्रेड निशान से कैसे भिन्न होते हैं या निम्नलिखित में से किस वर्ग का है। ऑप्शन ए है डाइवर्जेंट, बी है विश्लेषणात्मक, सी है ओपन एंडेड, डी है समस्या समाधान। जो आपका ग्रेड निशान है वो कैसे भिन्न होता है, आंसर बताइएगा आप सभी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आप सभी। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये विश्लेषणात्मक क्या है, विश्लेषणात्मक मतलब कि यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ग का है, तो ये किसका है, विश्लेषणात्मक का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है कि छात्राएं, ऑप्शन ए गणित पर अच्छे से प्रश्न सीखते हैं लेकिन कठिनाई का सामना तब करते हैं जब उन्हें कारण पूछा जाता है, बी गणित में उतने ही अच्छे हैं जितने कि उनकी उम्र के लड़के, सी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं के में कम सक्षम है, डी अधिक भाषाई और संगीत की क्षमता रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आंसर बताइएगा। आप यहाँ पे रूढ़िवादिता को
या लिंग भेद को नज़र में रखते हुए आंसर दीजिएगा, तो आपके आंसर सही हो जाएंगे यहाँ पर। जैसे भी हमने बताया कि लड़की और लड़के में हमने आपको अंतर करके बताया गणित का, तो उस तरीके से बताइए। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए, कोई भी लड़की है तो वो उतने ही अच्छे अंक, मतलब कि गणित में उसके उतने ही अच्छे अंक हैं जितने कि उसकी उम्र हम उम्र के लड़के हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों बराबर होते हैं, बस अंतर ये होता है कि अगर वो मेहनत कम कर रहे हैं तभी लड़कियों के गणित में नंबर कम आते हैं, और उनमें ये थिंकिंग बन जाती है। ठीक है, लड़कियों में क्या होती है, एक थिंकिंग बन जाती है कि हम गणित में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये होता है ना कि चीज़ें लोग कह कह के उन्हें वो चीज़ें करवा देते हैं कि आप गणित में अच्छे नहीं हो, अच्छे नहीं हो, तो वो मान लेते हैं कि हाँ शायद मैं सच में अच्छे नहीं है गणित में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर वो मान लेते हैं तो ये रूढ़िबद्धता में चला जाता है। तो हमें नहीं मानना चाहिए कि हम लड़कियां गणित में अच्छी नहीं हैं, हम लड़कों के बराबर ही हैं। बस ये हमने अपने दिमाग में माइंड सेट कर लिया है कि हम गणित में अच्छे नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपका आंसर नहीं मानता कि लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि शब्दों में अक्षरों के अनुक्रम को याद करने में कठिनाई और दिस स्मृति के लगातार नुकसान के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है वो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि शब्द और अक्षर के अनुक्रम को याद करने में कठिनाई पूछा है, और दृश्य मतलब देखना, देखने की स्मृति जो है वो लगातार नुकसान के साथ जुड़ा है। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, बी है डिसकैलकुलिया, सी है डिसग्राफिया, डी है डिस्पैक्सिया। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पे। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। जो हमारा डिसलेक्सिया है वो अक्षर का अनुक्रम को याद करने में क्या होता है, कठिनाई होता है। स्मृति के लगातार के नुकसान के साथ ये क्या है, जुड़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि एजुकेशन ऑफ ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल निम्नलिखित में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है। ऑप्शन ए है एकजुट शिक्षा, बी है समावेशी शिक्षा, सी है सहकारी शिक्षा, डी है विशिष्ट शिक्षा। तो आंसर आप सभी बताइएगा फटाफट से। पूछा क्या, देखिए एजुकेशन ऑफ ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल। तो ये देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी होगा, समावेशी शिक्षा। तो देखिए इससे आप समझ सकते हैं, ऊपर से यहाँ पे समझ लीजिए कि एजुकेशन ऑफ ऑल मतलब जितने भी सारे एजुकेशन हैं, इन द स्कूल फॉर ऑल मतलब जितने भी लोग हैं एजुकेशन ले रहे हैं, सारे लोग एक ही कक्षा में, एक ही मतलब जैसे कि समावेशी शिक्षा हमारा क्या होता है कि एक ही छत के नीचे, ठीक है, एक ही छत के नीचे अनेक तरीके के बच्चे हो या अनेक संस्कृति को हो, आपके अनेक संस्कृति को हो, उनकी भाषाएं अलग अनेक मतलब अलग हो, और वो बच्चा अलग तरीके का हो, वो सारे लोग मिलके एक साथ शिक्षा ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि प्रवाह विस्तार मौलिकता और लचीलेपन से जुड़े कारक हैं। ऑप्शन ए है उपहार, बी है प्रतिभा, सी है विचलित सोच, डी है त्वरण। फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए उपहार। उपहार जो हमारा है वो प्रवाह विस्तार मौलिकता और लचीलेपन से जुड़े कारक हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि गिफ्ट किए गए छात्रों के साथ काम करने वाले सवालों पर अधिक समय बिताने के लिए कहा जा सकता है। ए याद रखना, बी समझ, सी सृजन, डी विश्लेषण करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन समझ के ही आंसर दीजिएगा। और यहाँ पे हम आपको बता दें, अगर आपको ये एक बार पढ़े हैं, अगर आपने एक बार में 20 नंबर आपने पाया है तो ठीक है, वीडियो को दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ने के बाद आप कम से कम 30 में 30 लाइए, तभी आप एग्जाम में जाके 25 या 26 नंबर पा सकते हैं। अगर अपने घर पे 30 में 30 मार्क्स ला रहे हैं तभी आप एग्जाम हॉल में जाके 26-27 नंबर पा सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उतना मार्क्स ला सकें। ठीक है, आइए देखते हैं हम उत्तर। देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सृजन। आप यहाँ ये नहीं सोचिएगा कि मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अगर मैं पढ़ी थी, अगर मैं यहाँ पे 20 में मैं 30 में 30 की थी घर पे, और मैं एग्जाम में जाके वहाँ पे 27, 28, 29 ऐसे करके मार्क्स में लाई थी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जिस तरीके से पढ़ी हूँ मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ, आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी आप
देखिएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन ए है योग्यता परीक्षण, बी है नैदानिक परीक्षण, सी है स्क्रीनिंग टेस्ट, डी है उपलब्धि परीक्षण। तो सभी आंसर बताइएगा क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, नैदानिक परीक्षण। क्यों होगा, देखिए जो गणित है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन जो होता है वो हमें नैदानिक परीक्षण द्वारा किया जाता है उचित रूप से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है कि संकल्पना मानचित्रों द्वारा नई अवधारणा की समझ बढ़ाने की संभावना है। ऑप्शन ए है सामग्री क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण, बी है विशिष्ट विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना, सी है अध्ययन के लिए शैक्षिक सामग्री को प्राथमिकता देना, डी है तार्किक रूप से जानकारी को व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाना। आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी तार्किक रूप से जानकारी को व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ देखिए अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पूछा है। हर साल आपको अल्बर्ट बंडूरा से चाहे सेकेंड पेपर हो चाहे फर्स्ट पेपर हो वहाँ पे जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए पूछा है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है प्ले आवश्यक है और स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बी मॉडलिंग बच्चों के सीखने का एक प्रमुख तरीका है, सी एक अनसुलझा संकट एक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, एक संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पे। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि जो हमारे अल्बर्ट बंडूरा है इन्होंने मॉडलिंग पे ही सब कुछ ये किया था, तो इनके सिद्धांत के अनुसार क्या है कि मॉडलिंग बच्चों के सीखने का क्या है प्रमुख तरीका है, ये अल्बर्ट बंडूरा का कथन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि डिडक्टिव रीजनिंग शामिल है। ऑप्शन ए है सामान्य से विशेष तक तर्क, बी है विशेष से समान तक तर्क, सी है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, डी है जांच विद्या और ह्यूरिस्टिक्स सहित विधियां। आंसर बताइएगा आप सभी। 6 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समान से विशेष तर्क। किससे जुड़े हैं ये, समान से, और समान से विशेष तर्क से ये सॉरी जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो समान से विशेष तक तर्क में क्या है शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 में पूछा है कि जब बच्चे की कोई अवधारणा सीखते हैं और इसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, यह विचार द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है E.L. थांडाइक, बी है जीन पियाजे, सी है J.B. वाटसन, डी है ले वाइगोस्की। सभी फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या है अवधारणा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, थांडाइक सही होंगे, क्योंकि जो आपका अभ्यास और उनके द्वारा दी गई त्रुटि को कम करने में मदद करता है। तो अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो E.L. थांडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे आपका E.L. थांडाइक सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, भावनात्मक बुद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किस कौशल से है। ऑप्शन ए है याद रखना, बी है मोटर प्रसंस्करण, सी है परिकल्पना, डी है जोर लगाना। आंसर बताइएगा सभी क्या होगा फटाफट से। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी होगा जोर लगाना। मतलब कि भावनात्मक बुद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किस कौशल से संबंधित है। ठीक है, तो जोर लगाने से, यहाँ ये गलत होगा, जोर लगाना नहीं परिकल्पना होगा, क्योंकि ये भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये जोर लगाना शायद नहीं होगा, 1 मिनट में बताती हूँ, परिकल्पना ही होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे जोर लगाना आंसर दिया है, बट मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा, क्योंकि जो भावनात्मक बुद्धि होता है ये भावना से संबंधित होता है, तो इसमें शायद अलग ही होगा। परिकल्पना तो हमारे संज्ञान से होगा। तो यहाँ पे आप ये करिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपको, मैं देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं बता दूंगी
तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं 27 देखते हैं कि आंतरिक बल जो एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया को उत्तेजित और मजबूर करता है उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। ऑप्शन ए है मोटिव, बी है दृढ़ता, सी है भावना, डी है कमिटमेंट। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा 27 का, कि आंतरिक बल एक व्यवहारिक प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, सॉरी उत्तेजित और मजबूर करता है। आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा मोटिव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा मोटिव। मोटिव क्या करता है कि जो हमारा आंतरिक बल है उसकी व्यवहारिक प्रतिक्रिया को क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्या है। प्रेरणा शब्द के साथ अक्सर किस शब्द का परस्पर विनिमय होता है। ऑप्शन ए प्रोत्साहन, बी है भावना, सी है आवश्यकता, डी है प्रेरणा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 में क्या पूछा है कि डैश का उद्देश्य संतोषजनक भावना वाले राज्यों तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ए प्रभावी, बी असरदार, सी परिरक्षण, डी सुरक्षा उन्मुख। सी का देख लीजिएगा परिरक्षण उन्मुख है। तो आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा 29 का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा असरदार। असरदार का उद्देश्य संतोषजनक भावना वाले राज्यों तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो सीखने की सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन है असफलता का डर, बी है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा, सी है सार्थक संघ, डी है माता पिता का दबाव। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा सार्थक संघ। क्या होगा, सार्थक संघ। तो आज हमने ये 30 क्वेश्चन आपको किया है। अब नेक्स्ट डे में हम 30 क्वेश्चन और करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो लाई तो आपको वो वीडियो आप तक पहुँचे। और चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हम देखेंगे कि आपको और भी सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन हम डेली करा देंगे।